आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और ये डायरेक्टली है मेरे नोट से। तो पहला अमेंडमेंट है 1951 में आया था, जिसके थ्रू 9th शेड्यूल ऐड किया गया और आर्टिकल 19 में क्लॉज 2 ऐड किया गया, जिसके थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगाए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। और उसके साथ आर्टिकल 15 में जोड़ा गया क्लॉज 4, जिसका है स्टेट हैड पावर टू मेक प्रोविजंस फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद है 7th अमेंडमेंट 1956, क्रिएशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उसके बाद 10th अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड नगर हवेली। उसके बाद है 12th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू गोवा, दमन एंड दीव को जोड़ा गया। उसके बाद है 13th अमेंडमेंट, जिससे आया नागालैंड। उसके बाद है 14th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू आया पुडुचेरी। 22nd अमेंडमेंट, जिससे आया मेघालय। और 36th अमेंडमेंट, जिससे आया सिक्किम। उसके बाद बात करते हैं 24th अमेंडमेंट की, जो कि आया था 1971 में, जिसके थ्रू आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 और 368 में क्लॉज 3 जोड़ा गया। इसके थ्रू पार्लियामेंट को मिली अनलिमिटेड पावर और प्रेसिडेंट को हर बिल को एक्सेप्ट करना पड़ा। उसके बाद आते हैं 38th अमेंडमेंट 1975 के ऊपर, जिसमें आर्टिकल 123 में क्लॉज 4 जोड़ा गया और उसके बाद वहां डाला गया पावर टू प्रेसिडेंट फॉर ऑर्डिनेंस। ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंट इमरजेंसी फाइनल एंड कंक्लूसिव, तो मतलब प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी लगाएगा वो फाइनल एंड कंक्लूसिव होगी और उस पर कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं 39th अमेंडमेंट की, जो 1976 में आया। इसके थ्रू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, इन चारों को मिला नो क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग दीज 4 पोजिशंस इन कोर्ट। ओके, अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार भी आई थिंक आया था, पिछली बार आया था, जहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी टर्म्स जो थी वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी। तो बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को और इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंट्रोड्यूस करी गई। उसके साथ ही लोकसभा का टेन्योर 5 से हो गया 6 साल का और कर्टेल कर दी गई रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके साथ ही 31D, आर्टिकल 31D, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी 42nd अमेंडमेंट से आई। उसके बाद बात करते हैं 44th अमेंडमेंट 1978 की। इससे क्या हुआ, रिस्टोर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन की पावर को। 352 आर्टिकल में क्लॉज 5 जोड़ा गया, जिसके थ्रू जुडिशियल रिव्यू रिस्टोर किया गया। उसके बाद आया चेंज फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी टू लीगल राइट। जी हाँ, प्रॉपर्टी का जो राइट है वो है एक लीगल राइट। उसके बाद 352 आर्टिकल में आर्म्ड रिबेलियन नीडेड फॉर इमरजेंसी, जो टर्म था कि जैसे कि इंटरनल इमरजेंसी किस बेसिस पे जोड़ी जा सकती है, तो वहाँ पे उन्होंने डाल दिया कि यार आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसके बाद है और टू इस्टेब्लिश नेशनल इमरजेंसी नाउ यू नीडेड स्पेशल मेजॉरिटी। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था 44th अमेंडमेंट से पहले कि अगर आपको सपोज नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो आपको किसी तरह की स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए थी, पर अब 44th अमेंडमेंट के बाद आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। उसके बाद बात करते हैं 52nd अमेंडमेंट 1985 की, जिससे आया 10th शेड्यूल, जिसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। 61st अमेंडमेंट की, जो कि आया 1988 में। इसके थ्रू आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया एंड वोटिंग एज बिकम 18 फ्रॉम 21। उसके बाद बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट 1992 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू पार्ट 9 ऐड किया गया और पंचायत टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया और 11th शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस किया गया इसी के थ्रू। उसके साथ ही 74th अमेंडमेंट अगेन सेम साल में आया, यानी कि 1992 में। इससे म्यूनसिपैलिटी आया और 12th सेक्शन को ऐड किया गया पार्ट 9th ए के अंदर। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 86th अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि 2002 में आया। इसके थ्रू 21 आर्टिकल ए आया, जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन बना 6 से 14 साल के लिए फंडामेंटल राइट। उसके बाद 45 आर्टिकल में ये DPSP बना, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 years old। उसके बाद आया 51A, जो कि अगेन एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये जो 51A है ये इम्पोज्ड थी पेरेंट्स के ऊपर। उसके बाद आता है 93rd अमेंडमेंट, जो कि आया 2005 में, जिससे रिजर्वेशन आई फॉर बैकवर्ड क्लासेस बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। और
आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 जोड़ा गया 93rd अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद आता है 99th अमेंडमेंट जो कि आया 2015 में, जिसे कोलोजियम टू बी चेंज बाय NJAC बट इन 2015 दिस वाज क्वॉश्ड। ओके, आप सुनेंगे NJAC के बारे में और कोलोजियम सिस्टम के बारे में जिससे जजेस चुने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 100 अमेंडमेंट जो कि 2015 में आया, जिससे टेरिटरीज ऑफ इंडिया वर एक्सचेंज विद बांग्लादेश। उसके बाद आते हैं 101st अमेंडमेंट के ऊपर, जिससे 2016 में इंट्रोडक्शन हुआ GST का। 102nd अमेंडमेंट जो आया 2018 में, जिससे ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC को अलग सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। उसके बाद आता है 103rd अमेंडमेंट जो कि आया 2019 में, जिससे रिजर्वेशन टू जनरल कैटेगरी मिली। आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ा गया और आर्टिकल 16 में भी क्लॉज 6 जोड़ा गया। इंसर्टेड टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद जैसे कि ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 104th अमेंडमेंट जो आया वो आया 2019 में, एक्सटेंशन ऑफ सीट्स फॉर ST एंड SC इन लोकसभा। बट नॉट द लीस्ट जो आया हमारा अमेंडमेंट 105 जो कि आया 2021 में, इससे स्टेट को पावर मिली कि वो अपनी खुद की एक लिस्ट बना सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की। सो गाइज, जितने भी अभी आपको मैंने अमेंडमेंट बताए हैं दे वुड बी सफिशिएंट। उसके अलावा अगर 105th अमेंडमेंट के बाद कोई अमेंडमेंट आता है तो आप प्लीज़ उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। मेरी प्रिपरेशन के लिए मेरे टाइम तक 105th अमेंडमेंट तक आया था और वो सभी इंपॉर्टेंट जितने LLB के एंट्रेंस के लिए, DU के LLB एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है वो सभी मेरे पास हैं, तो इसके बियॉन्ड आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, नोट्स की बहुत सारे बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कह रहे हैं कि आप हमें इंडिविजुअली नोट्स भेज दो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि बहुत वास्ट अमाउंट में मेरे पास नोट्स बन गए। अगर मैं वीडियो के फॉर्म में बनाऊंगा तो एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, तो उसके अलावा और कोई चक्कर नहीं है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे बेफिक्र होकर पूछ लो। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि जितने से जितने ज़्यादा बच्चे जो सीरियस हैं एटलीस्ट इस एग्ज़ाम को लेके, मैं चाहता हूँ वो सभी 2022 में अपना कॉलेज लॉ का एंजॉय कर रहे हो। तो मेरी बस यही इच्छा है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो देख लो, अगर मन है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो। थैंक यू सो मच।